स्वागत है आप सभी का एजू डिपार्टमेंट में, जहां पर आपको क्लास वाइज, एग्ज़ाम वाइज और सब्जेक्ट वाइज नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ में आप ऑनलाइन कोर्सेज भी परचेस कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर्स के द्वारा एजू डिपार्ट को सर्च कीजिए और वहां से आप कोर्स को रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आज के इस टॉपिक में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बच्चों के सीखने की व्यूह रचना को हम समझेंगे। लर्निंग स्ट्रेटजीज ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के सीखने की व्यूह रचना का क्या अर्थ होता है? सीखने की व्यूह रचना से आशय उन विधियों, तकनीकों और सोचने के तरीकों से है जिनका प्रयोग बच्चे अपनी समझ को बेहतर करने, समस्याओं को हल करने और नई जानकारी को ग्रहण करने के लिए करते हैं। सरल शब्दों में अपनी सोच, कार्य, अनुभव को व्यवस्थित रूप से संचालित करते हैं। इसे ही सीखने की व्यूह रचना कहते हैं। और ये सब कब होता है? सीखने के दौरान। अब हम आते हैं संज्ञानात्मक रणनीति किस तरह से होती है। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। ये रणनीतियाँ सीधे सोचने और समझने की प्रक्रियाओं से जुड़ी होती है। सीधे सोचने और समझने की प्रक्रिया से जुड़ी रहेगी, जैसे कि दोहराना या सारांशीकरण या तुलना करना या नोट्स बनाना या कोई आरेख बनाना। अब इसमें से पहला जो स्मृति मेमोरी जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, उसमें क्या होगा कि जानकारी को दोहरा करके या जोड़ करके याद रखा जाता है। कोई ना कोई बार बार रिपीट करते हैं, हम दोहराते रहते हैं प्रश्नों के उत्तर को, तब जा करके हमको याद होती है कोई भी चीज़, या किसी न किसी चीज़ से हम उसको जोड़ करके याद रखते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशंस, संगठन। तो इसमें जानकारी को वर्गीकृत करके सुव्यवस्थित रूप से रखना होता है। सारांशीकरण में हम देखें तो मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखना होगा और समानता और भिन्नता की पहचान जब करनी होती है, कंपेयरिंग और कंट्रास्टिंग, तो उसमें नई जानकारी की तुलना पुराने ज्ञान से या पूर्व ज्ञान से किया जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं मेटा संज्ञानात्मक रणनीति में, और ये रणनीतियाँ स्वयं की सोच पर सोचने से संबंधित है। मतलब आत्मचिंतन जैसी बात हो रही है यहाँ पर, कि अर्थात विद्यार्थी यह समझते हैं कि वे कैसे सीख रहे हैं और उसे कैसे सुधार सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? योजना बना सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं, मूल्यांकन और विनियमन। मतलब योजना बनाने में, प्लानिंग में क्या होगा कि सीखने के लिए लक्ष्य आप तय करना, फिर उसमें उपयुक्त तरीका चुनना है। निगरानी करने में सीखते समय देखना है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और मूल्यांकन के समय कोई तरीका काम कर रहा है या उसे बदलना होगा। अब यहाँ पर उदाहरण है, क्या मुझे यह समझ में आया? क्या मैंने सही विधि अपनाई? क्या मुझे इसे दोबारा देखना चाहिए? ये सारा चीज़ जो है क्या होगा, मेटा संज्ञानात्मक रणनीति के तहत आएगा। अब जो अगला टॉपिक है वो है ZPT, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और इसकी संकल्पना किसने की थी? ले वाइगोस्की ने। तो यह वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा शिक्षक या किसी भी सक्षम सहपाठी की सहायता से ऐसे कार्य कर सकता है जो वह अकेले नहीं कर सकता। बच्चा जो है शिक्षक की मदद लेगा या तो कोई सक्षम सहपाठी है, अपने जो साथी हैं उनकी सहायता से वो काम करेगा। वैसे देखा जाए तो वो अकेले नहीं कर सकता। तो शिक्षक का कार्य क्या? मार्गदर्शन या संकेत या समर्थन देना, ताकि बच्चा उच्च स्तर के सीखने तक पहुंच सके। अब आते हैं हम अन्वेषण और रचनावादी रणनीतियाँ में। अन्वेषण, जिसको इंक्वायरी कहें, और कंस्ट्रक्टिविस्ट स्ट्रेटजीज। खोज अन्वेषण, इसके अंतर्गत
बच्चे स्वयं खोज करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उत्तर खोजते हैं। और ये किसने इस रणनीति को बताया? सबसे पहले जेरोम ब्रूनर ने। समस्या समाधान वाली जो बात आती है, जिसमें समस्या को पहले पहचान किया जाता है, फिर अनुमान लगाया जाता है और परीक्षण किया जाता है और फिर जाकर के निष्कर्ष निकाला जाता है। ये जो रणनीति को जनक हैं इसके, वो हैं जॉन डेवी। आगे हम देखें, जो रणनीति है प्रायोगिक अधिगम, जिसमें बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव से सीखते हैं और सीखते हुए जो करते हैं, इसको डेविड क्नोब ने कहा था। ठीक है। अब आगे हम देखें सामाजिक और व्यवहारिक जो रणनीतियां हैं, उसमें सहयोगी अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग, समूह में मिल करके सीखना होता है, विचार को साझा करना रहेगा, एक दूसरे की मदद करनी होती है। क्वेश्चनिंग में शिक्षक साथियों से प्रश्न पूछ करके गहरी समझ विकसित करते हैं और प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण में हम देखें तो संदेह दूर करना और सही दिशा में सुधार करना होता है। अब इन सब में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, टीचर्स का क्या रोल होता है? पहला इसमें जो भूमिका रहेगी वो है मॉडलिंग की। स्वयं प्रभावी सीखने की रणनीतियों का उदाहरण देना, मतलब टीचर्स को स्वयं को एक एग्जाम्पल खड़े करके बच्चों के सामने अपने आप को रखना होता है। दूसरा होता है प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट, छात्रों को स्वयं नियंत्रण और आत्म मूल्यांकन के लिए प्रेरित करना। सहयोग, जिसको स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं, तो ये प्रारंभिक चरणों में मदद दे करके बच्चे को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए योग्य बनाना। प्रारंभिक चरणों में मदद दिया जाएगा, फिर बाद में वो बच्चे जो स्वयं स्वतंत्र होकर के काम कर सकते हैं, इसको हम सहयोग बोलेंगे। पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, छात्रों की सही रणनीतियों को सराहना और उसे पुरस्कार देना। अब हम समरी में आए तो बच्चे सीखने की व्यूह रचना उन्हें स्वतंत्र, सक्रिय, जिज्ञासु और आत्मनियंत्रित शिक्षार्थी बनाती है। संज्ञानात्मक और जो मेटा संज्ञानात्मक रणनीति है वो मानसिक क्रियाओं को सशक्त करती है, जबकि सामाजिक और व्यवहारिक रणनीतियाँ सीखने को सहयोगात्मक और अर्थपूर्ण बनाती है। अब इससे जुड़े हुए 20 ऑब्जेक्टिव्स MCQ हैं। इसको आपको जानने के बाद इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बन सकता है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। सीखने की व्यूह रचना का क्या आशय है? याद करने की प्रक्रिया को कहेंगे, या फिर सोचने समझने या सीखने की योजनाएं हैं, या फिर परीक्षा की तैयारी, या फिर खेल की रणनीति? सही इसका आंसर क्या है? सोचने समझने और सीखने की योजनाएं को हम सीखने की व्यूह रचना कहेंगे। नेक्स्ट है कि संज्ञानात्मक रणनीतियाँ किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवहार से, या फिर सोचने समझने की प्रक्रिया से, या फिर कहें प्रेरणा से, या फिर शारीरिक व्यायाम से? सही इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर है सोचने व समझने की प्रक्रिया से। फिर नेक्स्ट है सारांश बनाना किस रणनीति का उदाहरण है? संज्ञानात्मक, या फिर मेटा संज्ञानात्मक, या फिर कहें हम सामाजिक या भावनात्मक? तो इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक। क्या मुझे यह समझ में आया? यह किस रणनीति का उदाहरण है? संज्ञानात्मक या मेटा संज्ञानात्मक, या फिर कहें व्यवहारिक या फिर सामाजिक? तो क्या मुझे यह समझ में आया? ये मेटा संज्ञानात्मक रणनीति का उदाहरण है। नेक्स्ट है योजना बनाना, निगरानी करना या और मूल्यांकन करना किसका हिस्सा है? संज्ञानात्मक रणनीति का, या फिर कहें मेटा संज्ञानात्मक का, या भावनात्मक या सामाजिक? सही इसका आंसर है मेटा संज्ञानात्मक रणनीति का। अब आगे है ZPD का पूरा नाम है, तो आपने ध्यान से सुना होगा, तो इसका हमने बताया था आप लोगों को। क्या बताया था? यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको आप पहले पढ़ लें। जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट और जोन ऑफ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट। सही आंसर है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है ZPD का सिद्धांत किसने दिया था? ZPD का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन ये हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका खोज के द्वारा अधिगम
डिस्कवरी लर्निंग का संबंध किससे है? पियाजे से है या फिर ब्रूनो से है या फिर कहें डेवी से या थॉर्नडाइक? तो खोज द्वारा अधिगम ये ब्रूनर से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि किसने प्रतिपादित की थी? समस्या समाधान विधि सबसे पहले इसको जॉन डेवी ने प्रतिपादित की थी। लर्निंग बाय डूइंग का संबंध है, लर्निंग बाय डूइंग अनुभवात्मक अधिगम या फिर रटने की प्रक्रिया या फिर मेटा संज्ञानात्मक ये रणनीति है या फिर कहें पुनर्वलन सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर क्या है? लर्निंग बाय डूइंग का संबंध अनुभवात्मक अधिगम से है। अनुभवात्मक अधिगम के प्रतिपादक कौन है? कोलब या फिर कहें स्किनर या फिर कहें थॉर्नडाइक या फिर पियाजे? सही इसका आंसर है कोलब। सहयोगी अधिगम में बच्चे अकेले सीखते हैं या फिर समूह में सीखते हैं या फिर रट कर सीखते हैं या बिना बातचीत के सीखते हैं? तो सहयोगी अधिगम में बच्चे समूह में सीखते हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पूछना और स्पष्टीकरण मांगना किस रणनीति का उदाहरण है? क्वेश्चन पूछना और स्पष्टीकरण मांगना यहाँ पर सामाजिक, संज्ञानात्मक, मेटा संज्ञानात्मक और अनुभवात्मक है। इसका सही आंसर होगा सामाजिक ये रणनीति। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका फीडबैक का अर्थ है नए प्रश्न बनाना या फिर पहले से किए गए कार्य पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना या फिर योजना बनाना या फिर ध्यान भटकाना? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, पहले से किए गए कार्य पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना। शिक्षक द्वारा छात्रों को सही रणनीति का प्रदर्शन करना कहलाता है, क्या कहलाएगा? मॉडलिंग या फिर निगरानी या फिर पुनर्वलन या फिर मूल्यांकन? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक द्वारा छात्रों को सही रणनीति का प्रदर्शन करना ये मॉडलिंग कहलाएगा। मतलब शिक्षक को स्वयं एक उदाहरण बनना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है आपका छात्रों की सफलता पर प्रशंसा देना किस प्रकार का समर्थन है? पुनर्वलन या फिर निगरानी या फिर मूल्यांकन या फिर योजना? सही इसका आंसर क्या है? पुनर्वलन, री-इन्फोर्समेंट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन का अर्थ है दूसरों के नियंत्रण में रहना या फिर स्वयं अपने नियंत्रण में रहना या फिर केवल शिक्षक पर निर्भर रहना या असंबद्ध रहना? इसका सही आंसर होगा आपका क्या होगा? स्वयं अपने सीखने पर नियंत्रण रखना। ठीक है। स्वनियमन का अर्थ यही है। फिर अगला है इंक्वायरी मेथड में विद्यार्थी केवल शिक्षक के नोट से याद करते हैं या प्रश्न पूछकर स्वयं खोज करते हैं या फिर कहें पुस्तक पर निर्भर रहेंगे या फिर कहें हम केवल व्याख्यान सुनते हैं? तो प्रश्न पूछ करके स्वयं खोज करते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत का संबंध है, ये शायद दोबारा ये आ रहा है ये प्रश्न, अनुभवात्मक अधिगम से इसका संबंध है। और मेटा संज्ञानात्मक रणनीति का मुख्य उद्देश्य है दूसरों को सिखाना या फिर अपने सीखने की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना या फिर कहें याददाश्त बढ़ाना या पुरस्कार पाना? तो इसका सही आंसर होगा अपने सीखने की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना। आशा है आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बच्चों के सीखने की जो व्यूह रचना होती है, इससे यदि क्वेश्चन यदि पूछे जाएं तो आपका निश्चित रूप से बन जाना चाहिए। ठीक है। तो अपना प्यार फैलाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।